हम लोग वैल्यूएशंस की बात कर रहे थे, शार्क टैंक बहुत पॉपुलर हुआ, तो वैल्यूएशंस कैसे होती हैं, कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से लगाते हैं? सी देर आर डिफरेंट मेथड्स टू वैल्यू अ कंपनी, ठीक है। सो वो हम अपने सीए कोर्स में पढ़ते भी हैं। राइट। एसएफएम में भी वैल्यूएशंस का पूरा चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारी अप्रोचेस होती हैं, लाइक डीसीएफ हो गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाली अप्रोच हो गई, बेटा मल्टीपल हो गया, रेवेन्यू को डिस्काउंट करते हैं, मतलब देर आर सो मेनी वेज। वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या चल रही है, क्लाइंट की टारगेट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हाउ मतलब दे हैव कम टू द टर्म्स कि क्या कर रहे हैं। वैल्यूएशन इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज योर एक्चुअल एडजस्टेड वैल्यू ऑफ योर कंपनी। वैल्यू हम थोड़ा सा लोगों को समझा सकते हैं क्या कि वैल्यूएशन होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई 1 बिलियन की कंपनी है तो लोगों को लगता है दे आर अर्निंग 1 बिलियन, तो वो एक कंफ्यूजन वाला एलिमेंट है कि भाई इतना वो उनकी वैल्यूएशन है, दे आर नॉट मेकिंग दैट रेवेन्यूज। थोड़ा सा इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं? वैल्यूएशन एक सिंपल लेमैन टर्म में अगर मैं बोलूंगी तो वैल्यूएशन इज कंपनी की औकात कितनी है, क्या अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल, व्हाट्स द वर्थ। मतलब अगर आज मैं उस कंपनी को मैं खरीदना चाहती हूँ उस कंपनी को, तो इफ समबडी कम्स एंड से कि ये इसकी वैल्यूएशन है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज इसके पास इतने पैसे हैं या कुछ है, उसकी वर्थ इतनी है। एंड दैट वर्थ इज नॉट ओनली कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ योर रेवेन्यू या अर्निंग, सिर्फ यही नहीं होता है, दैट कुड ऑल्सो बी द पोटेंशियल अर्निंग capacity of the company. Right. मतलब the company doesn't have funds right now, but it can generate funds in the coming future. So that's the worth of the company. हो सकता है उसके अभी revenues कुछ ना हो, प्रॉफिट्स कुछ ना हो। मैंने ऐसी कंपनीज का भी किया है जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जिसको प्री रेवेन्यू कंपनीज बोलते हैं, तो वो भी होती हैं, बट इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे बिलियंस फॉर दैट कंपनी। व्हाई? बिकॉज पॉसिबली उनके पास या तो मोनोपोली है या फिर उनके पास कुछ ऐसे असेट्स हैं that can help them is investors that can help them generate value. Right. उनके पास एक आइडिया है, बट उस आइडिया को एक्शन में लाने के लिए उस कंपनी के एसेट की जरूरत है। सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट पेइंग फॉर कंपनी, दे आर पेइंग फॉर देयर असेट्स, फॉर द आइडिया। दे आर समटाइम्स दे आर रेडी टू पे फॉर द प्रमोटर्स। दे नो दैट प्रमोटर्स की क्या वैल्यू है, दे नो कि इनका जो आइडिया है वो आइडिया स्पेशली मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। तो वो वैल्यूएशन तो बहुत बात की चीज़ है। वैल्यूएशन तो एक आपका कैलकुलेशन हो गई। उस वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो अप्रोच डिसाइड करनी है कि मुझे किस अप्रोच से उस कंपनी की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली सब नंबर्स है, वैल्यूएशन नंबर्स है। तो आप ये पूछोगे ना कि पहले कि भाई वैल्यूएशन किस चीज पे चाहिए। अगर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉलो करना है तो आप उसके फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट करो। सबसे ज्यादा क्या फॉलो होता है? एबिटा मल्टीपल। मैंने जितना अभी तक व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, हमारे बता सकते हैं एबिटा लोगों को? एबिटा इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो वो आपका बेसिकली निकलता है आपके रेवेन्यूज में से सारी मतलब आपका प्रॉफिट निकलता है बिफोर टैक्स, देन आफ्टर टैक्स, देन कुछ एडबैक्स होते हैं जैसे जो नॉन कैश एक्सपेंस हो गए, आपके डेप्रिसिएशन हो गए विच यू फील नॉन रिकरिंग। सो उस तक पहुंचने के लिए भी यू हैव टू अराइव एट एन एडजस्टेड रेवेन्यू। से मैं आप सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपकी कंपनी ने इस बार 5 लाख रुपए, सिंपल 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है, रेवेन्यू कमाए, प्रॉफिट, ठीक है, बट व्हाट यू फील। और इस साल हुआ क्या है, आपकी कंपनी ने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड नॉन रिकरिंग लॉस कर लिया, ठीक है। अब वो लॉस था 10 लाख का। अच्छा। वो लॉस को अकाउंट फॉर करने के बाद आपका जो प्रॉफिट निकला है वो 5 लाख निकला है, ठीक है। बट वो लॉस आपको हर साल तो नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा। या एक और एग्जांपल, आपने बहुत मोटा मार्केटिंग स्पेंड कर लिया, जैसे या आपने डोनेशन कर ली बहुत, लॉस बाय फायर मान लेते हैं, लॉस बाय फायर, मतलब कोई भी ऐसी नॉन ऑपरेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप हर साल नहीं करोगे, उन चीजों की एडजस्टमेंट आप प्रॉफिट में दोगे। सो बेसिकली योर प्रॉफिट इज नॉट 5. If that fire would not have happened, your profit would have been 15 lakh, correct? So वो 15 तक आप पहुंचोगे, तो आप अगर किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, you will say your adjusted profit is 15. Right.
योर रिपोर्टेड प्रॉफिट इज 5, राइट। उस एडजस्टेड प्रॉफिट पे आप वैल्यूएशन करोगे जो भी 2, 3, 5 टाइम्स 1.5, मतलब इन्वेस्टर जितने में माना कि मैं तो भाई 1.5 मल्टीपल दूंगा, तो यू मल्टीप्लाइड दैट EBITDA बाय दैट मल्टीपल। तो ये जो मल्टीपल है ये इंडस्ट्री के हिसाब से डिफर करता है? इंडस्ट्री के हिसाब से है, नेगोशिएशन स्किल्स के हिसाब से हैं, या प्रमोटर्स को अगर वो प्रूव कर पा रहे हैं कि भाई हम इतने में नहीं मानेंगे, हमारा तो पोटेंशियल इतने पे। एक जनरल सेंस में कितना एक्स मिल जाता है? दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब अगेन आई विल नॉट से, क्योंकि जनरल कुछ नहीं है ना, वो भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा। 2x 3x? हाँ, मतलब अराउंड इट। कुछ लोग 15x दे देते हैं। 15x अगर प्रॉफिट बहुत कम है, रेवेन्यू का तो ऑब्वियसली कम होगा, प्रॉफिट का मैं बता रही हूँ। सो वो सब आपके, और सबसे बड़ी बात है आपके नेटवर्क्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप रेवेन्यू पे लोगे, आप कैश फ्लोज पे लोगे। मतलब आई डिड अ DD फॉर वन ऑफ द कंपनी वेयर वो न्यूबॉर्न बेबीज की टेस्टिंग करते थे। अच्छा। कुछ प्रॉफिट नहीं था, कुछ रेवेन्यू नहीं था, सिर्फ उनकी मशीनरी, क्योंकि उनके US से इम्पोर्टेड मशीन्स थी और वो US में भी अपनी सर्विसेज देते थे। सोचो ब्लड सैंपल्स बाहर से आ रहे हैं। किसी ने सोचा है न्यू बॉर्न बेबीज, जो बच्चा भी हुआ है उसकी हियरिंग एड चेक करेंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्लड सैंपल्स। बहुत इंटरेस्टिंग। आप जो मतलब जितने भी बड़े स्टार्टअप्स आप बोलो, बहुत कंपनीज हो गई, फोन पे हो गया, बहुत सारी हैं, मतलब मैं नेम नहीं कर सकती हूँ, बट जितने भी अभी रिसेंटली जो एस्टेब्लिश हो रही हैं कंपनीज, जो अभी बहुत ज्यादा उभर रही हैं कंपनीज, उन सबके DD होते हैं। क्यों? बिकॉज अभी दे आर इन द फंडिंग स्टेज, उनका फर्स्ट राउंड हो गया है, सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड राउंड। हम थोड़ा सा लोगों को यहाँ से फंडिंग की स्टेजेस भी बता सकते हैं क्या? कहाँ से शुरू होता है, कैसे चलता है, थोड़ा सा? इट्स जस्ट लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट, आप पहले अपना पैसा लगाते हो, ठीक है, देन यू गो फॉर सीड फंडिंग, आप पीयर्स से लेते हो, मतलब वो आपके ऑब्वियसली आप जब CA पढ़ोगे उसमें देयर इज अ चैप्टर स्टार्टअप फाइनेंस, फाइनल्स में है स्टार्टअप फाइनेंस, दैट बेसिकली टेल्स यू व्हाट आर द डिफरेंट वेज अ स्टार्टअप कैन हैव फंडिंग, पैसा कहाँ से अरेंज कर सकता है। तो वो उसमें भी आपको ये सारे बताते हैं दैट यू हैव योर वेंचर कैपिटलिस्ट, योर एंजल इन्वेस्टर्स, योर बैंक्स, योर पर्सनल फाइनेंस, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन वंस यू स्टार्ट गेटिंग, जैसे अब मैंने किया था, उसमें अश्नीर ग्रोवर ने पैसा लगाया हुआ था, दैट्स अ वेरी गुड कंपनी, वो हो भी गई थी डील। तो अगेन लोग पैसा, जैसे फर्स्ट किसी सेलिब्रिटी से उन्होंने पैसा उठा लिया, या दे हैव टेकन कॉन्फिडेंस फ्रॉम एनी ऑफ द सेलिब्रिटीज, देन अदर इन्वेस्टर्स आल्सो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग कि यार नहीं, अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी ने लगाया तो कुछ तो होगा, तो दैट्स हाउ दे गेट डिफरेंट राउंड्स ऑफ फंड्स। तो वो रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करते हैं, हम एडजस्टेड रेवेन्यू, एडजस्टेड EBITDA कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बनाते हैं कि क्या क्वालिटी है उनकी अर्निंग्स की, मतलब एज इन कि जो अभी वो बुक्स में अर्निंग्स दिखा रहे हैं, वेदर दे आर एक्चुअली रेकरिंग और नॉट। ऐसा नहीं है एक साल, जैसे बहुत बड़ा किसी का कस्टमर ही अगले साल से जाने वाला है, तो वी गिव एन एडजस्टमेंट फॉर दैट कि आज तो आप देख रहे हो कि भाई बुक्स में इतना पैसा आ रहा है, इस पर्टिकुलर होता ना 80-20 का रेशियो, दैट 80% ऑफ योर रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम 20% ऑफ योर कस्टमर्स एंड वाइस वर्सा। तो वो 80% रेवेन्यू में से अगर 20% हट ही जाएगा, बिल्कुल 80-20 सब that quality of earning we prepare कि whether the earnings which they are showing in their books, it is actually of quality or not, exactly, whether it is distorted, मतलब क्या सीन है। हाँ एग्जैक्ट, तो रियलिटी सामने लेके आना, वो मेन चीज है। हाइप तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है इन्फ्लेट करके दिखाया हुआ है, एक्स्ट्रा खर्चे दिखाए। इन्फ्लेट करती हैं कंपनीज, मतलब जस्ट टू गेट द फंडिंग्स, वो सब ऑब्वियसली प्रमोटर स्टार्टअप फेजेस में आपको मिलेंगे ही कि जैसे प्रमोटर्स ट्रेवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो दैट इज, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्सनल है, बिकॉज यू कांट आइडेंटिफाई, आप देखने नहीं गए थे, बट इट्स मोर ऑफ बिजनेस नेचर, बिकॉज फाउंडर्स बिजनेस के लिए ट्रेवल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर द एडजस्टमेंट टेबल्स। DD का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यू प्रिपेयर एडजस्टेड रेवेन्यू, नेट वर्किंग कैपिटल, यू प्रिपेयर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। बेसिस दिस द वैल्यूएशन टीम्स कैलकुलेट देयर, वो अपनी खुद की वर्किंग करते हैं, देन दे कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू, और उसको हम वैल्यूएशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो रिपोर्ट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस टू दिस। इसमें भी देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो अपना अपना काम करते हैं। तो हमने रिपोर्ट दे दी,
वो आगे उनकी हेडेक है कि वो क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या तो ये final सब बच्चा आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग नहीं। सीखता है या बाद में सीखता है? डीडी में आर्टिकलशिप नहीं होती, Audit में ही हमारे चलेगा टाइम मतलब। तक नहीं होती थी, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आई डोंट थिंक नहीं होती, बिकॉज अभी मेरे साथ भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वी डोंट हैव आर्टिकल्स। सो वो पोस्ट क्वालिफिकेशन, बिकॉज आपको उतनी नॉलेज चाहिए, Right. आपको एक सीए होना चाहिए, या आप मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सीए हैं, एमबीए फाइनेंस वाले भी डीडी में आते हैं, तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि एडजस्टमेंट में क्या डलना चाहिए, रेकरिंग नॉन रेकरिंग, मतलब बहुत सारी चीजें बच्चा फाइनल के स्टेज पे सीखता है। Right. और फाइनल करने के बाद, जैसे मैंने आपको एसएफएम की बात बताई, एसएफएम में वैल्यूएशंस है, तो आर्टिकलशिप में एक फर्स्ट ईयर आर्टिकल को नहीं पता होगा, पढ़ा ही नहीं क्योंकि है वो उसने। उसने फाइनल एग्जाम दिया है तभी अच्छे से पढ़ाई कर रही है। Right. तो once you're a chartered accountant, then you're eligible for the more responsible financial calculations. So that's when you're chosen. बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मतलब इस पे तो डिस्कशन खत्म ही नहीं खत्म हो ही नहीं सकता। होगा, बहुत, और इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से रहे हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, देखो सीए में कुछ फेवरेट नहीं होता, बिकॉज जहाँ फेवरेट आ गया वहाँ यू स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर। सब फेवरेट हैं क्योंकि सब में नंबर लाने हैं, सब में मार्क्स तो सब लाने में हैं। मार्क्स लाने हैं, एंड सबको आपको इक्वली इंपॉर्टेंस, इक्वल कमिटमेंट, इक्वल डेडिकेशन देनी पड़ेगी। यू कैन नॉट इग्नोर एनी सिंगल सब्जेक्ट। अभी आफ्टर योर सीए कौन कौन सी कंपनीज में और कौन कौन सी डेजिग्नेशंस के लिए आपने काम किया? I have worked with Deloitte as As- assistant manager. ठीक है। Then I worked with PwC again because मैंने प्रोफाइल स्विच करी थी, तो I started fresh. मेरा ऑडिट का एक्सपीरियंस डेलॉइट में ऑडिट का था हाँ, काम? यहाँ पर डीडी PwC में आई वाज इन इंडिया प्रैक्टिस, तो ठीक है। आई वाज वर्किंग देयर एज एन असिस्टेंट मैनेजर ओनली। हम्म। देन in EY now I have joined GDS, so GDS global. अच्छा। So now I am not handling India clients, तो वो एक global practice है, so मैं US के clients देख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर I am working as an assistant manager। इसके बाद क्या प्लान्स है? जहाँ ले जाए, अभी तक के plans भी decided नहीं थे, but अभी तक it's all going well।